हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब के सब। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। सबकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी बच्चों। जैसा कि आपको पता ही है, आपका 13 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। और पिछली बार जब पेपर हुए थे तो बहुत सारी रणनीतियाँ बनाई थी, बहुत सारी चीज़ें की थी और बहुत सारे उसके फ्रूटफुल रिजल्ट मिले थे। इस बार कुछ और नया करेंगे। तो पहले तो सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं लर्न फिजिक्स विद मनीष सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जब तक आप लोगों का पेपर नहीं हो जाता है फिजिक्स का स्पेशली, तब तक मैं आपको डेली कुछ ना कुछ वीडियोस ऐसी देता रहूँगा जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। सबसे पहले चाहता हूँ आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो जब अच्छा लगेगा तो उसकी बाद में बात करेंगे। सबसे पहली पहली बात तो ये है बच्चों, यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट जो मैं लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने। सबसे पहला पहला तो भाई फिजिक्स का पेपर जो है वो 16 फेब को, ये सबको पता ही है। दूसरी बात क्या है कि हम कुछ क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं। कुछ आज अपन एक रणनीति बना रहे हैं, है ना। क्या करें उसके अंदर, कैसी चीजें करनी है, कुछ स्ट्रेटजी की बात करेंगे अपन, है ना। अच्छा, ये वीडियो जो रहेगा अपना वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए उतना ही फ्रूटफुल रहेगा। अगर किसी को हिंदी मीडियम के नोट्स चाहिए अलग से तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। वो आपको पता ही है, आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे यहाँ पे, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। दूसरी बात अपन चलते हैं बच्चों यहाँ पे। नंबर थर्ड चीज जो है, कुछ स्ट्रेटजी के लिए मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। देखो, 56 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। 56 + 44 आपका प्रैक्टिकल और सेशन मार्क्स होते हैं। अब 56 में से अगर मैं आपको बोलूं आप लास्ट टाइम में भी कर रहे हो, और हम आपसे कहें कि आपको केवल और केवल ये 5 चैप्टर करने हैं, तो भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। तो सुनकर कैसा लगेगा आपको? आई होप अच्छा लगेगा। सबसे पहला पहला आपका चैप्टर नंबर 1, दूसरा आपका चैप्टर नंबर 4, तीसरा आपका चैप्टर नंबर 7, चौथा आपका चैप्टर नंबर 9, और पांचवा है बच्चों चैप्टर नंबर 14। 1, 4, 7, 9, 14, अगर आप ये 5 चैप्टर भी करते हो ना, तो बात समझना आप क्या रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। जरा मैं आपको बताता हूं इसमें से। अब देखो, इधर आओ आप। चैप्टर नंबर 1 जो है ना, चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, ये मतलब ऐसा मान के चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 जो है ना, उसमें आएंगे 1 + 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1 से आएंगे, ठीक है। 4 नंबर का है, आपको पता ही। ये वाला जो है आपका 4 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 4 जो है आपका वो 5 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 7 भी आई थिंक 5 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 9 आपका आई थिंक 7 मार्क्स का है। और चैप्टर नंबर 14 भी आपका 5 मार्क्स, ठीक है। तो ये लमसम से 5, 3, 15, 7, 22 और 4, 26 नंबर होते हैं बच्चों, 26 मार्क्स। मतलब 56 में से 26 आपने यहीं से अपना आउटपुट जनरेट कर लिया, ठीक है। अब समझना मजेदार बात, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, आज का जो अपना चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1 है। लेकिन चैप्टर नंबर 1, ध्यान से सुना बच्चों आप। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर आपका 7, चैप्टर नंबर आपका जो है बच्चों 14, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें 3 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये 1, 7, 14 ऐसे हैं जिनमें आपका जो क्वेश्चन आता है ना, 15, 16, 17 नहीं, 14, 15, 16, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। एक तो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन 3 नंबर का होता है बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 3 नंबर का। तो मतलब ये कंफर्म है कि चैप्टर नंबर 1 में से एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, चैप्टर नंबर 7 में से एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, चैप्टर नंबर 14 में से भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। बड़े क्वेश्चन है ये। अच्छा, इनमें मजेदार बात सुनो, इन तीनों में आपको ऑप्शन मिलेगा। एक बात ये है, इन तीनों में आपको ऑप्शन मिलेगा। तो इसी एक स्ट्रेटजी से अगर अपन ये भी कर लेते हैं तो बच्चों 26 नंबर अपने पक्के हो जाते हैं। 26 नंबर ये हो गए, स्कूल वालों की मेहर होगी। 40 नंबर आपकी स्कूल की तरफ से हो गए। 40 + 26 कितने हो गए बच्चों? 40 + 26 होते हैं आपके 66 मार्क्स। ये लो साहब, आपका काम हो गया। 60% का तो आपका काम हो गया। बाकी अपने पास में भी और चैप्टर पड़े हैं, है या नहीं है?
तो अब मेरी बात समझ आ रही? अब इसमें 3 नंबर के 3-3 नंबर के तो ये क्वेश्चन हो गए, तो 9 नंबर का तो आपने यहाँ से बड़ा-बड़ा मैटर आपने कवर कर लिया, ठीक है? और ये जो है ना बच्चों चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 9 में आपने क्या कर लिया, बड़े-बड़े क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के। 4 नंबर का आएगा चैप्टर नंबर 4 में से, 4 आएगा चैप्टर नंबर 4 नंबर का आएगा चैप्टर 9 में से। तो 4 दूनी 8, 8 नंबर आपके यहाँ से कवर होते हैं बच्चों। 8 और 9 नंबर इनके हो गए, 8 9 17 नंबर हो गए। बाकी जो नंबर है 9 नंबर वो आपके, मैं बताता जाऊंगा आपको कैसे कैसे। तो सबसे पहली पहली जो बात करने जा रहे हैं ना बच्चों आज अपन, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो है चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, ठीक है? कि चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या चीजें आने वाली है, ठीक है? अब समझना, देखो यहां से ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, कि भाई आप ये समझो बच्चों कि चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या आएगा। पहली बात तो चैप्टर नंबर 1 में आएंगे दो, तो आएंगे बच्चों एमसीक्यूज, दो तो क्या आएंगे एमसीक्यूज, ठीक है? और एक आएगा बड़ा क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का, एक आएगा बच्चों 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक बात है? तो 3 मार्क्स के आएंगे, इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, मतलब ऐसे दो क्वेश्चन आएंगे और वो दोनों रहेंगे चैप्टर नंबर 1 से ही, एक और दो, और दोनों में से कोई सा एक आपको करना है। समझ गया मेरी बात को? तो केवल और केवल इन चीजों पे अपन को फोकस करके आज मैं एक ये बड़े क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वहीं से आएगा। आप ये मान लो कि अगर आपने आज का वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया ना, सारी चीजें बहुत अच्छे से कर ली, हो सकता है इसको पार्ट 2 में भी अपन को करना पड़े, जैसे लंबा वीडियो ना बना के अगर अपन इसको छोटा वीडियो बनाना चाहिए तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आज का वीडियो या मान लो इसका दूसरा पार्ट है 30-30 मिनट के, अगर आप दो वीडियोस भी अगर आप देख लेते हैं तो आपका यहां से ये 3 नंबर वाला मटेरियल आपका कंफर्म हो गया। आप समझ गए मेरी बात को? तो चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो सबसे पहले पहले तो यहां से आप चलो आगे की तरफ, सबसे पहला पहला जो क्वेश्चन आपका जो है वो क्या चीज है, जरा वो मैं आपको लेके चल रहा हूं, है ना? सबसे पहले पहले तो जो जिस चीज की अपन बात करने जा रहे हैं ना वो क्या है बच्चों, जरा इधर आओ आप, इसको तो इधर पटको, ठीक है? आज का जो अपना सबसे पहला पहला जो क्वेश्चन है ना उसकी जरा एक बार अपन बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना आपका, वो क्या कह रहा है आपसे, वो ये कह रहा है कि सबसे पहले तो ये बताओ डाइपोल क्या चीज है। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल डाइपोल, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल डाइपोल, या इसको हिंदी में अगर अपन बात करें तो हिंदी में कहते हैं बच्चों इसको विद्युत द्विध्रुव, है ना? इलेक्ट्रिकल डाइपोल, इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या होता है, नोट्स में सारी चीजें लिखी हुई है। इलेक्ट्रिकल डाइपोल का मतलब ये हो गया, ये कोई दो चार्ज हैं, एक चार्ज हो गया बच्चों माइनस क्यू, एक चार्ज क्या हो गया प्लस क्यू। दोनों चार्ज सेम होने चाहिए बट अपोजिट होने चाहिए नेचर के अंदर, और वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं। 2D अपन बहुत स्मॉल डिस्टेंस मान लेते हैं, तो हमने क्या बोल दिया कि भाई बहुत स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर अच्छा आप कोई क्वेश्चन करे सर ये 2D क्यों ले रहे हो, आप डी भी तो ले सकते हो। अपन क्या करते हैं सारी डिस्टेंस सेंटर से लेके चलते हैं जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, तो अपन कोशिश करते हैं सेंटर से आधी आधी ले ले तो ज़्यादा दिक्कत ना आए, वरना D/2 करना पड़ सकता है ना? बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको ये याद रखना है कोई दो चार्ज सेम बट अपोजिट इन नेचर, जब दोनों दोनों बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, डाइपोल कहते हैं, उसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है? और कोई सा भी चार्ज हो गया और उनके बीच की जो ये डिस्टेंस है, कोई सा भी चार्ज और जो उसके बीच की जो बच्चों ये डिस्टेंस होती है ना, इसी डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं डाइपोल मोमेंट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको क्या कहते हैं बच्चों अपन डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का मतलब ये हो गया द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है? डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अरे डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका यूनिट अगर मैं बात करूं, इसके मात्रक की बात करूंगा बच्चों, तो यूनिट आएगा इसका कुलाम इंटू मीटर। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूंगा बच्चों, इसकी वीमा की बात करूंगा, तो इसका कुलाम का तो कितना आ जाता है A1 T1, और मीटर का आ जाता है L1।
तो ये अटल जी आ गए, ATL है ना, A1 T1 L1। बोलो क्लियर है सबको? यहाँ तक आई होप क्लियर। अच्छा, अगर ये डायरेक्ट डायमेंशन इसमें वेक्टर क्वांटिटी है, तो बच्चों अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसकी कोई न कोई डायरेक्शन भी होगी। अरे वेक्टर क्वांटिटी है तो बच्चों इसकी कोई न कोई क्या आएगी, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आएगी इसकी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। बोलो यहां तक शायद आपको सबको क्लियर हो गया होगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि यहां तक तो सबको क्लियर है कि ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की और इसकी डायरेक्शन, क्या डाइपोल होता है, क्या डाइपोल मोमेंट होता है, क्या इसकी यूनिट होती है, क्या। अब इसका मतलब इसमें एक दो दो क्वेश्चन आने वाले हैं ना एमसीक्यूज, तो आपका एमसीक्यूज तैयार हो गया यहाँ से। एमसीक्यूज क्या आ सकता है, एमसीक्यू में ये सकते हैं इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसका डायमेंशन क्या होता है, मतलब वीमा क्या होती है इसकी, ये कैसी क्वांटिटी होती है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। याद रखना पी, इसको पी से डिनोट करते हैं बच्चों। तो पी बराबर, मैं वापस बोल रहा हूँ, चार्ज, कोई सा भी चार्ज इंटू में डिस्टेंस। कोई जरूरी नहीं हमेशा आप क्यू इंटू 2D याद करो। चार्ज इंटू में डिस्टेंस, चार्ज इंटू में उनके बीच की दूरी। मान लो ऐसे बोलते कि उसके डिस्टेंस डी बराबर, ऐसे बोलते कि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी बराबर 1 सेंटीमीटर है। चार्ज आपका, उनका जो चार्ज है वो बच्चों 1 गुलाम है, चार्ज उसमें 1 गुलाम है। तो अब ये बताओ उनका डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, तो तुम तो इसको 2D करने लग जाओगे। तो जैसे 2D करोगे तो बच्चों गलत हो जाएगा। तो चार्ज इंटू में डिस्टेंस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो जो इसमें बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस लग सकते हैं, वो क्या लग सकते हैं बच्चों, जरा क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। और वो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट डाइपोल मोमेंट, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक की स्पेलिंग गलत लिख दी, हाँ सरासर गलत है बच्चों। मैं क्या, दो दिमाग में एक साथ हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, find out electric field intensity due to dipole, find out electric field intensity due to dipole। डाइपोल के कारण, अब इसका मतलब क्या हो गया हिंदी में, इसको अपन क्या कहते हैं, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो बच्चों निकालनी है। अगर यहां से कोई बड़ा क्वेश्चन आ सकता है तो ऐसी उम्मीद है अपन को, ठीक है। अब ये आएंगे दो टाइप का। नंबर एक, सबसे पहले पहले नंबर एक, और वो है बच्चों एक्सियल पॉइंट पर। किस पे आ सकता है बच्चों, एक्सियल पॉइंट। मतलब यहां अब जो तैयारी होएगी ना, वो सटीक तैयारी होएगी। इतने दिन मैंने आपको खूब यूट्यूब पे भी पढ़ाया बच्चों, खूब जो बच्चे मेरे स्कूल के बच्चे हैं क्लासेस भी लिए, कुछ बच्चों ने एप्लीकेशन वाले बच्चे भी हैं उन्होंने भी क्लासेस ली है, सारी चीजें ली, बहुत जगह से पढ़ाया, कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो सारी चीजें हैं। लेकिन आज अब अपने इसका था सटीक एकदम तैयारी करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सारी चीजें की है, क्या आने वाला है, क्या चीजें, वो सब बात करते हैं। तो वो एक्सियल पॉइंट का मतलब होता है बच्चों अक्षीय बिंदु पर। किस पे बच्चों, अक्षीय बिंदु पर। जरा बात करते हैं अपन, है ना। हमने एक डाइपोल मान लिया, ये अपन मान लेते हैं ये हो गया आपका डाइपोल, ठीक है। ये आपका कोई डाइपोल हो गया। यहां लिख देते हैं बच्चों इसको ए, और यहां लिख देते हैं बी। ये चार्ज मान लेते हैं माइनस क्यू, और ये चार्ज मान लेते हैं प्लस क्यू, क्योंकि डायरेक्शन इसकी माइनस से प्लस की ओर होती है, तो पहला चार्ज अपन माइनस ही मान लेते हैं, ठीक है। और बच्चों ये मान लेते हैं इसका सेंटर पॉइंट, मान लिया। हमने क्या किया, एक्सियल पॉइंट ले लिया कोई, यो एक्सियल पॉइंट यहां पे ले लिया कोई पॉइंट पी। देखो जहां पर भी आपको निकालना होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो हमने क्या कर लिया, यहां पर इसका पॉइंट पी मान लिया बच्चों, ये मान लिया। अब चलते हैं जरा आगे। अब ये जो है ना इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, वो तो हो गई 2D, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूं, सेंटर से डिस्टेंस मान रहे हैं, तो ये अपन मान लेते हैं सेंटर पॉइंट ओ, और सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस है ना, वो अपन मान लेते हैं बच्चों आर, मान लेते हैं इतनी, मान लेते हैं सेंटर से इसकी आर डिस्टेंस। आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट रखा हुआ है जहां पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी इस डाइपोल के कारण। तो डाइपोल मतलब दोनों चार्ज के कारण, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज भी है और बच्चों यहाँ माइनस क्यू चार्ज भी है। पहले की क्लास में मैंने बता रखा है कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी हो ना, वहां पर एक चार्ज मान लेना, और उस चार्ज को अपन क्या कहते हैं, क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज मानते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है ना, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है।
होती कि नहीं होती? तो चलो अब बात करते हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव। ये क्या करेगा इसको बच्चों, ये इसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? तो ये तो डायरेक्शन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसके कारण बी के कारण, तो ई बी वेक्टर आ गया बच्चों। आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा दूसरा सुनते हैं जरा, दूसरे की बात करते हैं अब जरा। चार्ज ए, ये यहाँ पे माइनस क्यू है, ये यहाँ पे क्या है प्लस, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो बच्चों ये इसको अट्रैक्ट कर गया, इसका मतलब ये डायरेक्शन किसकी आ गई बच्चों? ई ए की आ गई। बोलो यहां तक का क्लियर है अपना? अब चलते हैं बच्चों जरा अपन आगे। अब हमने क्या मान लें, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल ए बी। कोई इलेक्ट्रिकल डाइपोल ए बी है जो कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 2D डिस्टेंस पे, लिखना जरूर है उसके अंदर। कंसीडर एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल प्लेस्ड एट 2D डिस्टेंस, माना एक विद्युत द्विध्रुव है जो 2D दूरी पे रखा हुआ है, उसके सेंटर पॉइंट ओ से एक्सियल पॉइंट के ऊपर आर डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट मान लेते हैं पी, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इज टू बी फाइंड आउट। जहां पर क्या करना है अपन को, इलेक्ट्रिक फील्ड की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी द्विध्रुव के कारण। ठीक है, तो हम मान लेते हैं दो आ गए, एक तो ई ए वैक्टर आ गया बच्चों, और एक क्या आ गया आपका ई बी वैक्टर। अच्छा दोनों की डायरेक्शन आपको अपोजिट दिखाई दे रही कि नहीं दे रही? अरे दोनों की डायरेक्शन बच्चों आपको अपोजिट दिखाई दे रही कि नहीं दे रही? तो जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब यहां से सबसे पहले पहले तो एक बार अपन ई ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बच्चों ई ए वैक्टर कितना आ जाएगा? तो ई ए वैक्टर अगर अपन निकालेंगे बच्चों यहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज हो गया, तो उसके लिए कितना आता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये आ गया के क्यू। हम केवल और केवल डायरेक्शन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये तो चार्ज आ गया के क्यू। तो बच्चों ये तो आ गया के क्यू। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? जो डिस्टेंस अपन लेंगे ए के कारण ले रहे हैं ना, तो ए के कारण लेंगे तो अपन एपी लेंगे। बच्चों एपी कितना आ जाएगा? एपी आई थिंक आएगा आर प्लस डी। और बच्चों बीपी कितना आ जाएगा? बीपी आ जाएगा आपका बीपी बीपी कितना आ जाएगा? बीपी आ जाएगा बच्चों आर माइनस डी। ठीक है, और आपका ए बी कितना है बच्चों? ए बी आपका 2D। और बच्चों आपका ओपी कितना है? ओपी है आपका आर। बोलो सही है? चलते हैं जरा आगे अपन। तो भाई ई ए वैक्टर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ई ए मतलब ए से लेके पी तक की डिस्टेंस, तो ए से लेके पी तक की डिस्टेंस मतलब ए पी, तो ए पी का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया यहां से? तो के क्यू एज इट इज। ठीक है, और ए पी की वैल्यू कितनी है बच्चों? एपी की वैल्यू है आपकी, एपी की वैल्यू है आर प्लस डी का होल स्क्वायर। मैं इसको मैग्नीट्यूड में लेके चल रहा हूं, वेक्टर वेक्टर छोड़ो। ई ए बराबर आ गया के क्यू बटे में आर प्लस डी का होल स्क्वायर आ गया। सिमिलरली अगर मैं ई बी की वैल्यू निकालूं तो ई बी कितना आ जाएगा बच्चों? ई बी आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं डायरेक्शन अपन निकाल देंगे, के क्यू। तो के क्यू बटे में आ गया बच्चों बीपी स्क्वायर। तो के क्यू की जगह तो के क्यू, और बीपी कितना है बच्चों? आर माइनस डी का होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ आप, मैं आपसे एक सिंपल सी बात करना चाह रहा हूँ, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शन ले ली ना अपन ने, डायरेक्शन निकाल ली, तो इनका मैग्नीट्यूड निकालो, सीधा सा मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, ई ए ज़्यादा है कि ई बी ज़्यादा है? ऑब्वियसली बात है ई बी ज़्यादा है, क्योंकि नीचे कम डिवाइड हो रही है ना वैल्यू, तो इसका मतलब वैल्यू रिजल्टेंट ज़्यादा मिलेगा आपको। इसका मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट जो आ जाएगा बच्चों वो ई बराबर ई बी माइनस का ई ए आएगा। ई बी बराबर आ गया आपका, सॉरी ई बराबर आ गया ई बी माइनस का ई ए। ठीक है, क्योंकि बी की वैल्यू जो है बच्चों अपने पास में क्या हो गई, ये वाली वैल्यू ज्यादा हो गई। ठीक है क्या? तो बच्चों ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई ज्यादा। अब चलते हैं जरा अपन आगे। तो इसका मतलब ई की वैल्यू यहां से ई बराबर कितना आ गया? ई बी माइनस ई ए। तो बच्चों ये तो आ गया के क्यू अपोन में आर माइनस डी का होल स्क्वायर, और माइनस आ गया बच्चों के क्यू बटे में आर प्लस डी का होल स्क्वायर। बोलो सही है? तो इसका मतलब अब अपन इसको पूरा सॉल्व कर ले यहाँ पे। तो बताओ जरा ई इक्वल्स टू कितना आ गया? के क्यू को बाहर निकाल लो, तो ये आ गया 1/r माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस डी का होल स्क्वायर। सही है बच्चों? तो इसका मतलब ई की वैल्यू आ गई यहाँ से के क्यू। आई थिंक मुझे ऐसा करना चाहिए कि नेक्स्ट पेज यूज करना चाहिए, है ना। तो अपन जरा ऐसा कर लेते हैं, ई इक्वल्स टू आपका आ गया के क्यू और 1/r माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस में 1/r प्लस डी का होल स्क्वायर। सही है क्या बच्चों?
तो ई का मतलब रिजल्टेंट निकाल रहे हैं अपन, बाद में इसकी डायरेक्शन लगा देंगे। के क्यू तो एज इट इज, और बच्चों यहां से कितना आ जाएगा, आर माइनस डी का होल स्क्वायर, और इनटू में आ गया आर प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, इसका मतलब ये आ गया यहाँ से आर प्लस डी का होल स्क्वायर, और ये आ गया बच्चों आर माइनस डी का होल स्क्वायर। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ई बराबर ये तो के क्यू, ये आ गया आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 RD, और ये आ गया आर स्क्वायर माइनस लगा हुआ तो माइनस डी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी आ गया बच्चों 2 RD। ठीक है, इधर से क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों का एक साथ होल स्क्वायर कर देंगे अपन। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट बच्चों, ये डी स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 2 RD और 2 RD कितना आ गया बच्चों, 4 RD। तो के क्यू और ये आ गया बच्चों 4 RD अपोन में आ गया आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं आपसे एक सिंपल सी बात ये जानना चाहता हूं कि अगर आर की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन कंपेयर टू डी होगा, तो वो वाली वैल्यू को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब के क्यू, और इसको ऐसे लिख लो, आप इसको ऐसे लिख लो, के क्यू इंटू में 2D, तो कितना बच गया इंटू में, 2R बच गया कि नहीं बच गया, एक और 2D 4 RD था ना, तो ये लगा दिया अपन ने। यहां से ये R की पावर आ गया 4, क्योंकि हमने क्या किया, D को यहां से नेग्लेक्ट कर दिया, मान लो बहुत कम वैल्यू है। ठीक है, तो बच्चों ये कितना आ गया, E बराबर Q इंटू में 2D आता है P, अरे P आता है कि नहीं आता, ये R कट गया तो नीचे आ गया R क्यूब, इसका मतलब ये आ गया बच्चों 2KP अपोन में आपका R क्यूब आए कि नहीं है, ये आपका आ गया इलेक्ट्रॉन। अब मान लो अगर आपको इसकी डायरेक्शन निकालनी हो, तो डायरेक्शन निकालनी हो इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू बी वाली वैल्यू ज्यादा है या नहीं है, आ जाओ, क्योंकि बी वाली वैल्यू ज्यादा है ना, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो बी की तरफ रहेगा। भाई जो नेट रहेगा वो इधर रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका मतलब इधर रहेगा तो, और ये आपकी डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन इधर ही है, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर होती है बच्चों, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसका मतलब यही डायरेक्शन आपकी पी वेक्टर की है, और यही डायरेक्शन आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से ये आ जाएगा ई वेक्टर 2KP अपोन में आर क्यूब, और इनटू में आपका आ गया पी केप। इसका मतलब जिधर डाइपोल मोमेंट है ना, जिधर आगुण उधर ही बच्चों आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। बोलो क्लियर आपको यहाँ तक, आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, ये देखो ये 2KP अपना आर क्यूब आ गया। नेक्स्ट अपन जो बात करने जा रहे हैं ना बच्चों, वो क्या है, वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना भाई, हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रहे थे, और यहाँ पे मैंने आपसे बताया था कि द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, एक तो या तो आपके पास में एक्सियल पॉइंट पे आ सकता है, तो एक्सियल पॉइंट पे आए तो ये सब आपको करना है। ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे आए तो ये सब करना आपको, डायग्राम बना देना है, ऐसे हो गया। ठीक है, अब जरा अपन नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, नंबर 2। और बच्चों नंबर 2 कौन सा है, इक्विटोरियल पॉइंट। इक्विटोरियल पॉइंट नेक्स्ट क्या है बच्चों, इक्विटोरियल पॉइंट। इक्विटोरियल पॉइंट कौन सा हो गया, या तो इसको बोलते हैं हिंदी में निरक्ष बिंदु, ठीक है, या इसको कहते हैं विषुवत बिंदु। ठीक है, विषुवत बिंदु, ये 2 पॉइंट इसको अपन बोलते हैं ना। तो जरा इसकी बात करते हैं अपन, हम मान लेते हैं बच्चों, ये हो गया जैसे, ये यहां माइनस क्यों है बच्चों, ये यहां पे प्लस क्यों है। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अब ये वाली डिस्टेंस वही एज यूजुअल, ये तो आ गया बच्चों 2D। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि इसके सेंटर से यहां सीख, और कितनी डिस्टेंस है बच्चों, ये R डिस्टेंस है, इसके ऊपर कोई पॉइंट P है, क्योंकि इक्विटोरियल पॉइंट तो यही हो गया ना इसका। ठीक है, निरक्ष बिंदु जो हो गया, एक्स पे तो इधर बना दिया अपन ने, ये निरक्ष हो गया 90 डिग्री के ऊपर, तो ये पॉइंट P मान लेते हैं। तो एज यूजुअल बनाने के लिए अपन ने यहाँ पे चार्ज कितना ले लिया, Q0 ले लिया। अब क्या होगा कि सबसे पहले मान लो ये प्लस Q है, ये इस पे लगाएगा तो दोनों क्या हैं, अरे दोनों क्या हैं, दोनों पॉजिटिव है कि नहीं है, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो ये इधर चला गया।
ठीक है, ये इसको क्या करेगा बच्चों, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसकी डायरेक्शन ये आ गई। इसका मतलब इसको ले लेते हैं अपन पॉइंट ए, और बच्चों इसको ले लेते हैं पॉइंट नंबर बी। बोलो क्लियर है आपको यहाँ तक? अच्छा जरा इधर देखते हैं, इसके अपन कंपोनेंट बनाएंगे। तो इसको तो लिख लो बच्चों ई बी, और इसको क्या लिख लेंगे अपन, ई ए। अच्छा ये आर है तो ये 2D है, तो ये भी डी हो गया और ये भी डी हो गया। तो बच्चों ये कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट, और ये भी कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। चलो अब समझना, सबसे पहले अपन ईबी के अपन कंपोनेंट बनाते हैं। ईबी के कंपोनेंट बनेगा तो ईबी ऐसे है, इसका मतलब एक तो बन गया बच्चों ऊपर की ओर, और एक बन गया अपना ये मान लेते हैं अपन एंगल थीटा है। कितना मान लेते हैं अपना एंगल थीटा है। तो यहां जो बनेगा बच्चों वो बनेगा ई बी कॉस थीटा, और ऊपर जो बनेगा वो बनेगा बच्चों ई बी साइन थीटा। बोलो सही है? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपन ई ए के भी दो कंपोनेंट बना लेते हैं। तो ई ए के भी अगर दो कंपोनेंट बनेंगे तो एक तो ये नीचे की ओर बन जाएगा, और एक सेम ये एंगल थीटा मान लेते हैं यहाँ पे, एक सेम यहीं पे ही बन जाएगा। तो ये जो बनेगा बच्चों ये बन गया आपका ई ए कॉस थीटा, और जो नीचे की ओर बन रहा है ना वो बन गया आपका ई ए साइन थीटा। अब जरा चेक करते हैं ई ए और ई बी की वैल्यू क्या है। तो ध्यान से समझना, ई ए मतलब चार्ज के क्यू अपोन में डिस्टेंस। तो एक से इसके कारण डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट, तो स्क्वायर करोगे तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया। अच्छा ईबी बताओ, ईबी कितना है बच्चों, ये भी सेम, तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब अपन को ये समझ में आ गया कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो ई ए बराबर ई बी है, दोनों के कारण वहां इक्वल नहीं था, है ना। तो इसका मतलब यहां इक्वल है, इसका मतलब ई बी साइन थीटा ऊपर वाला जितना है उतना ही ई ए साइन थीटा, दोनों सेम है, क्योंकि ऊपर जितना है उतना ही नीचे। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे भाई, ई बी साइन थीटा और ये ई ए साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट, इधर वाले दोनों जुड़ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर नेट जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना तुम्हारा यहाँ पर, वो मेरे को जहां तक लग रहा है ना वो ये लग रहा है बच्चों कि वो आएगा आपका ई बराबर ई ए कोस थीटा प्लस में ई बी कोस थीटा। पहले अपन मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। दोनों सेम आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, इसका मतलब जब ये दोनों के दोनों सेम आ चुके हैं यहां पर, और हमें पता है ई और ई बी दोनों सेम है, तो इसको अपन ऐसे लिख लेंगे, ई बराबर 2 ई ए कोस थीटा। तो इसको मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बच्चों, 2 की जगह 2, ई ए की जगह वैल्यू रख दो, तो के क्यू अपोन में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और बच्चों इनटू में आ जाएगा कोस थीटा। इसका मतलब यहां से कितना आ गया, E इक्वल्स टू 2 की जगह 2, K की जगह K, Q की जगह Q, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कोस थीटा की वैल्यू कितनी है। देखो ये एंगल थीटा है ना भाई, ये एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पे, आप समझना। देखो यहाँ से ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे एक बन रहा होगा ट्राइंगल एक, अरे क्या हो जा तो ये लो, अपने ऑप्शन तो सीधा करने का बहुत सारे ऑप्शन है। हाँ जी हो गया, और ये तो सीधा ये वाला, ये तो ये वाला बन गया, ये वाला बन गया, और एक ये ऐसे जा रहा है या नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, तो ये हमें दिख रहा है ये वाला एंगल कितना है बच्चों, थीटा है। ये वाला एंगल कितना है अपना, थीटा है, और ये वाला अपन को दिख रहा है 90 है। ये वाला कितना है अपना 90। इसका मतलब जितना एंगल आपका ये रहेगा, देखो ये वाला एंगल देखो ये थीटा, और ये अगर थीटा बन रहा होगा यहाँ पे, इसका मतलब ये वाला एंगल भी थीटा रहेगा कि नहीं रहेगा। ये थीटा बनेगा तो ये वाला एंगल भी तो थीटा ही बनेगा कि नहीं बनेगा। आप समझ रहे मेरी बात को, देखो सेम ट्रायंगल, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, इसका मतलब ये 90 तो ये इधर से 90, तो ये थीटा तो ये यहाँ से थीटा। बोलो क्लियर है। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी बच्चों 90 माइनस थीटा। ये कितनी आ जाएगी 90 माइनस थीटा, ये 90 है। हुआ कि नहीं हुआ, मेरी बात आई समझ में आपको। तो इसका मतलब कुल मिला के बात ये है कि ये 90 माइनस थीटा, ये 90, ये थीटा, तो थीटा थीटा कट गया तो पूरा 180 डिग्री बन गया।
आप समझ गए मेरी बात को? तो इसका मतलब ये वाला एंगल अपना थीटा है, तो जब ये वाला एंगल थीटा बनेगा तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस मतलब बेस मतलब आधार, बेस मतलब आधार बटे में कर्ण, है ना? तो ये डी अपॉन में ये आ गया बच्चों आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसका मतलब ई की वैल्यू कितनी आ गई? 2k/q/d अपॉन में आ गया बच्चों आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, वही अपन मान लेते हैं जो पुराने वाले माना था कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू d। तो उस वाले केस में क्या कर सकते हैं अपन इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप इसको नेगलेक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो इसका मतलब ई की वैल्यू आ गई के क्यू इंटू में 2d अपॉन में आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो इसका मतलब ई की वैल्यू कितनी आ गई? के पी अपॉन में आर स्क्वायर आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब। लेकिन एक बात समझना, आप डायरेक्शन की बात करें, ये तो आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, चलो अब ई वेक्टर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं, तो डायरेक्शन आपको जैसा कि यहां दिख रहा होगा बच्चों, यहां आपको दिख रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और जबकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपकी पी वेक्टर इधर है, क्योंकि वो तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, तो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? अब ये जस्ट जैसे उल्टा हुआ, तो हम अपन इसको क्या लिख सकते हैं? ई वेक्टर। इसका मतलब ये तो मैग्नीट्यूड आ गया के पी बाई आर क्यूब, और यहां आ जाएगा माइनस का पी कैप। इसलिए ये नॉर्मली तुम्हें लिखा हुआ मिलता है माइनस का के पी अपॉन में आर क्यूब पी के, मतलब इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जो, वो पी वेक्टर के क्या रहता है बच्चों? जस्ट अपोजिट रहता है। पी मतलब डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के क्या होता है बच्चों? ये विपरीत होता है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के क्या होता है? विपरीत। तो इसका मतलब अब आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि यहां से हमने दो आर्टिकल किए हैं। एक आपका है ई वेक्टर जो कि है केपी अपॉन में आर क्यूब, मैग्नीट्यूड में बात करें तो, और एक है बच्चों ई वेक्टर मैग्नीट्यूड में बात करें तो वो है बच्चों 2kp अपॉन में आर क्यूब। ये किसके लिए है? ये इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए है। और ये किसके लिए है बच्चों? ये एक्सियल पॉइंट पे है। इसका मतलब जो एक्सियल पॉइंट पे होता है बच्चों, वो 2 गुना होता है इसका इक्वेटोरियल का। बोलो, क्लियर है क्या आपको यहां तक का? आई होप यहां तक का सबको क्लियर हो गया होगा जो मैंने चीजें आपको बताई है। ठीक है, और अब अपन जरा चलते हैं नेक्स्ट के अंदर जो आपका यहां से बन सकता है, वो क्या बन सकता है? वो मतलब मैं जहां तक समझता हूं वो बड़ा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। उसके लिए आपको इसके अंदर वो चीजें 2-3 वो चीजें एक्स्ट्रा एडॉन उनको करनी ही पड़ेगी। तो डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा, तो उस वाले केस के लिए 3 नंबर का क्वेश्चन बनाना बहुत बहुत डिफिकल्ट काम है, उसके लिए नहीं बना सकते। तो 3 नंबर का क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा डिफरेंट है। समझ गया मेरी बात को? और यहां से ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर उसके बाद में है बच्चों आपके क्या? गॉस लॉ और गॉस लॉ के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है बच्चों, तो जरा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की एक बार अपन बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या है? ठीक है, सबसे पहला पहला अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या आएगा? गॉस लॉ बताओ जी। गॉस का नियम, गॉस का नियम क्या है? ठीक है, गॉस का नियम क्या है? तो गॉस ने क्या कहा कि भाई किसी भी क्लोज सरफेस होता है ना फाई, उस क्लोज सरफेस से जो टोटल मतलब टोटल फ्लक्स होता है ना, क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स जो होता है वो फाई बराबर वो आता है समेशन क्यू अपॉन में एफ साइलन नॉट। फाई इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों? समेशन क्यू बटे में एफ साइलन नॉट। जरा इसका अब अपन इसका एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन नंबर 1 क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड,
नंबर 1, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। जो मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं आपको भी लगे या और टीचर्स को भी लगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है क्या? गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, तो जरा इसकी बात करते हैं अपन। सबसे पहले पहले तो अपन कोई गोलीय कोश बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है कि इसमें पहली बात तो गोलीय कोश क्या होता है? कोई चालक गोला होता है, कंडक्टर होता है। अच्छा, कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितना होता है बच्चों? कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज 0 होता है। जितना भी चार्ज होता है सारा का सारा क्या होता है बच्चों? उसके सरफेस पे होता है। तो मैं मान लेता हूं ये क्या है, कोई एक स्फेरिकल शेल मान लेते हैं। ठीक है, ये कोई एक गोलीय कोश मान लेते हैं जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों? जिसकी आर रेडियस है, आर त्रिज्या है उसकी। ठीक है, पूरा का पूरा जो चार्ज है वो इसके सरफेस पे है। जितना भी चार्ज है वो कहां पे आ गया बच्चों? इसके सरफेस पे आ गया। मान लेते हैं ये टोटल चार्ज कितना है बच्चों? क्यों है जो इसके सरफेस पे। हमें क्या करना है? हमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो इसके 3 पॉइंट बन सकते हैं, या तो अंदर हो, या सरफेस पे हो, या बाहर हो। तो इसमें सबसे पहला पहला अपन निकाल रहे हैं पॉइंट नंबर 1, और वो क्या है बच्चों? आउटसाइड। वो क्या है? आउटसाइड। तो आउटसाइड बनाने के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों? इसके आउटसाइड अपन क्या बना लेते हैं? एक गाउशियन सरफेस बना लेते हैं। इसके आउटसाइड क्या बना लेते हैं? एक अपन गाउशियन सरफेस। ये गाउशियन सरफेस है ना, इसकी रेडियस अपन मान लेते हैं स्मॉल आर। इसका मतलब जितना चार्ज इसके बाहर ये है वो चार्ज इस गाउशियन सरफेस में, ये जो यहां पे चार्ज है वो इसके गाउशियन सरफेस में। तो इसका मतलब अगर हमें यहां पे निकालना है तो हमें क्या पता है बच्चों? फाई इक्वल्स टू है टोटल चार्ज क्यू। तो इसका मतलब फाई बराबर आ गया क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। या फिर फाई इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? ई डॉट डी ए, क्लोज सरफेस के लिए। इसका मतलब यहां से क्या आ गया? यहां से ये आ गया कि ई डॉट डी ए इक्वल्स टू आ गया बच्चों क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बोलो, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना इसके लिए, वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है। यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होएगा, वो नॉर्मल रहेगा इसके, है ना, सरफेस के नॉर्मल रहेगा। और सरफेस के ये डिस्टेंस भी सरफेस के नॉर्मल है। इसका मतलब दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डायरेक्शन है वो दोनों ही सेम है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? इसका मतलब ई इंटू में डी ए इंटू में कॉस थीटा इक्वल्स टू आ गया बच्चों क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और डी ए दोनों सेम है, तो थीटा बराबर आ गया बच्चों 0 डिग्री। तो ई इंटू डी ए आ गया, ये आ गया बच्चों ई इंटू डी ए इक्वल्स टू आ गया क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। आउटसाइड निकाल रहे इसके ऊपर, तो इसका एरिया निकाल लो। तो इसका एरिया कितना आएगा बच्चों? 4 पाई r स्क्वायर। तो ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ई आउटसाइड कितना आ जाएगा अपना? क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के। तो ये आ गया बच्चों के क्यू बटे में r स्क्वायर। इसका मतलब मोटी मोटी बात ये है बच्चों, ई आउटसाइड जो आएगा ना वो आ जाएगा के क्यू अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो मैं आपसे ये बात कर रहा हूं इसी में ही
पॉइंट नंबर 2, और वो है बच्चों सरफेस पे, पृष्ठ पर। सरफेस पर अगर हम बात करें, एट द सरफेस, तो बच्चों एट द सरफेस अगर अपन निकालना चाहेंगे, इसका मतलब जो ये गाउसियन सरफेस बनेगा ना, अभी ये यहां सरफेस पे बन जाएगा। इसका मतलब जितना इसके ऊपर चार्ज उतना इस पे चार्ज, चार्ज तो सेम टू सेम है, लेकिन यहां पर ये क्या मिलेगा अपन को, ये यहां बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसको मतलब यहां पर जो बनेगा ना वो स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर आ जाएगा। भाई यहां पर क्या रहेगा, फर्क केवल इतना सही रहेगा ना कि स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या रहेगा बच्चों, कैपिटल आर। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था तो ई सरफेस पे कितना आ जाएगा, के क्यू, स्मॉल आर है ना उसकी जगह पर लिख देंगे कैपिटल आर, तो ये आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर के भी कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट और ये आर भी कांस्टेंट, तो ये हमेशा ये वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब नंबर 3 अपन बनाते हैं जरा, और वो क्या है बच्चों, इनसाइड। इनसाइड मतलब अंदर। तो बच्चों इनसाइड की बात करेंगे तो इनसाइड के लिए तो फिर डायग्राम कुछ और बनेगा, और जब इनसाइड की बात कर रहे होंगे तो डायग्राम क्या बनेगा, जैसे ये तो क्या हो गया, ये तो आपका स्फेरिकल शेल हो गया जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो इसके अंदर बनाना पड़ेगा ना अब अपन को, अब अपन को इसके अंदर बनाना पड़ेगा, तो अंदर बना लेते हैं जरा। अंदर बनाएंगे तो बच्चों ये कुछ बनेगा, तो इसका मतलब यहां पर अब ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल आर हो गई, हमें तो आर बदलता रहना है ना, तो आप अब आपका स्मॉल आर ये हो गया। अब यहां पहले चार्ज बच्चों यहां था, पूरा का पूरा सरफेस पे था कि नहीं था, भाई टोटल चार्ज तो यही था ना, तो क्या इसके अंदर कोई चार्ज गया क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, क्या इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, क्योंकि पूरा चार्ज तो सरफेस पे है, अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो इसका मतलब अंदर जब चार्ज नहीं है, हमें क्या पता है कि ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन इक्वल्स टू आता है टोटल समेशन क्यू अपॉन में एफ सेल नोट, और अंदर इसके इसके अंदर निकालना है अपन को, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, समेशन क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0। इसका मतलब जब समेशन क्यू 0 आ जाएगा तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी आपका 0 रहेगा कि नहीं रहेगा, तो अंदर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0। इसका मतलब हमें एक बात समझ में आई है, और वो क्या है कि इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। जैसे ही बाहर की ओर जाएंगे सरफेस तक पहुंचेंगे तो सरफेस पे एक वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी के क्यू बटे में आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट रहेगा। जैसे ही सरफेस से आप बाहर की ओर जाओगे आउटसाइड, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, बताओ जरा। ये यहां पर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और बच्चों ये आ गया आर, ये मान लेते हैं कैपिटल आर है, ये वाली जो डिस्टेंस है ना ये कैपिटल आर है, तो यहां तो 0 रहेगा कि नहीं रहेगा, भाई यहां तो 0 रहेगा, तब तक 0 रहेगा जब तक कि ये यहां नहीं आ जाता है, और आर के ऊपर कोई ना कोई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की फिक्स वैल्यू रहेगी, ये मान लेते हैं वैल्यू। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना ई बराबर वो है बच्चों के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और इसके बाद में वैल्यू क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कि नहीं होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये ग्राफ आ गया, ये बच्चों इसके बीच में ग्राफ आ गया, तो ये तो इनसाइड वाला पोर्शन हो गया, ये सरफेस का हो गया, और ये बच्चों हो गया आपका आउटसाइड का। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, और अपनी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में गॉस लॉ से रिलेटेड, और इसमें अपन और इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज की बात करें। फिल इन द ब्लैंक्स वैसे नहीं आएगा इस चैप्टर से, इससे केवल और केवल 2 एमसीक्यूज आएंगे, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। ठीक है, और इनमें जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आर्टिकल करवा रहा हूं, इन्हीं में से पूरा पेपर आएगा। अगर आपने डेली ये जो वीडियोज आती रहेंगी, अगर आप इसको डेली देखते रहते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।